नमस्कार बच्चों, मैं राजमोहन मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी। आज हम इस वीडियो में एमएससी फाइनल जूलॉजी का स्पेशल पेपर एंटोमोलॉजी का टॉपिक है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट आईपीएम के बारे में अध्ययन करेंगे। आईपीएम क्या होता है, कैसे ये काम करता है, किस प्रकार से ये अप्लाइड होता है के बारे में इसमें चर्चा की जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि इससे पूर्व के वीडियोज में हमने पेस्ट के बारे में पढ़ा था कि पेस्ट क्या होते हैं, पेस्ट कितने प्रकार के होते हैं, किस लेवल पर डाइवर्सिटी इकोसिस्टम को क्षति पहुंचाते हैं, तो इंसेक्ट की पॉपुलेशन को पेस्ट नाम दिया जाता है। दूसरा, हमने पेस्ट सर्विलियंस के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार से पेस्ट इंसेक्ट की पॉपुलेशन होती है वो पेस्ट में कन्वर्ट होती है। उसके लिए इंडिया और फॉरेन में किस प्रकार से निगरानी केंद्र बनाए गए हैं जिसको पेस्ट सर्विलियंस के नाम से जाना जाता है। वो किस प्रकार से अपना काम करती है, लॉन्ग टर्म में काम करती है, शॉर्ट टर्म में काम करती है के बारे में हमने अध्ययन किया था। अब देखते हैं कि पूर्व में इस इंसेक्ट को या पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए, मारने के लिए, हमारी फसल को बचाने के लिए अलग अलग प्रकार के इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन लंबे समय तक इस प्रकार के इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का उपयोग करने के कारण विभिन्न प्रकार के हानिकारक दुष्प्रभाव सामने आने लगे, जैसे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है। दूसरा, हमारा फूड क्वालिटी है, उसके अंतर्गत पेस्टिसाइड मिलने के कारण उसका फीड करने वाले एनिमल्स होते हैं या ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले इफेक्ट। एनवायरनमेंट में पेस्टिसाइड जो यूज किए जाते हैं उनके रेजिड्यू रह जाते हैं, उनका इफेक्ट। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए देखा गया कि ये पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड होता है, इनका एक्सेस मात्रा में यदि इस्तेमाल किया जाता है तो ये इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन नीड की वस्तुएं हैं, इन सभी को क्या है बुरी तरह से प्रभावित करता है। तो हम क्या करें कि इस इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का ऐसा इस्तेमाल करें या कम मात्रा में इनका इस्तेमाल करें जिसके कारण हमारी एग्रो इकोसिस्टम को हम इन इंसेक्ट से बचा सकें। और दूसरा, ये इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड होते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेट नहीं करें, ह्यूमन हेल्थ को प्रभावित नहीं करें। तो इनका इस प्रकार से एक कंट्रोल्ड अवस्था में इस्तेमाल करना ही इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहलाता है। तो इसके लिए एक कंसेप्ट आई थी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या आईपीएम। तो सामान्यतः जो आईपीएम होती है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट होती है, ये एक मॉडर्न कंसेप्ट होती है जो सामान्यतः इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स और इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रोल टेक्निक्स होती है उन पर निर्भर करती है कि किस प्रकार से ये पेस्ट को मैनेजमेंट किया जाए, उसका प्रबंधन किया जाए कि हमारे इसके दुष्प्रभाव का एनवायरनमेंट पर प्रभाव नहीं पड़े। तो इसको ही हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट पर काम करने के लिए अलग अलग प्रकार के साइंटिस्ट हुए, उन्होंने काम किया। जैसे स्टर्नल है, उसके साथियों ने काम किया था, गेयर और क्लार्क ने काम किया था। दूसरे इसी प्रकार स्मिथ और ब्रॉश है, उन्होंने भी काम किया था। दूसरा, 1972 के अंदर आईपीएम एक्सेप्ट किया गया था। जो विभिन्न प्रकार के ये इस्तेमाल हुए थे, रिसर्च हुई थी, उनके आधार पर आईपीएम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट को क्या है एक्सेप्ट कर लिया गया था। जो CEQ काउंसिल ऑफ एनवायरमेंटल क्वालिटी व्हेन आईपीएम इंक्लूड। तो देखा गया कि इस आईपीएम में क्या चीज़ होता है ऐसा। तो इसका आईपीएम का मतलब क्या होता है, आई का मतलब है इंटीग्रेशन दैट इज द हार्मोनियस यूज ऑफ मल्टीपल मेथड्स टू कंट्रोल द इम्पैक्ट ऑफ द सिंगल पेस्ट एज वेल एज मल्टीपल पेस्ट। मतलब जो पेस्टिसाइड्स होते हैं या इंसेक्टिसाइड होते हैं उनका इस प्रकार से हार्मोनियस इस्तेमाल किया जाए कि वो हमारी टारगेट स्पीसीज या पेस्ट होती है उसी को प्रभावित करे, उसी को नष्ट करे, या दूसरे हानिकारक पेस्ट होते हैं उनको कंट्रोल करे। लेकिन जो इको फ्रेंडली इंसेक्ट होते हैं या कोई प्रीडेटर्स होते हैं जैसे बटरफ्लाइज वगैरह होती है जो पोलिनेशन का काम करती है,
तो ये हानि नहीं पहुंचाती है। तो इनको किस प्रकार से इन पेस्टिसाइड के इस्तेमाल के द्वारा इनको नष्ट होने से बचाया जा सके, तो इनका एक हार्मोनियस इस्तेमाल किया जाए जो टारगेट स्पीशीज को ही क्या है वो नष्ट करे, जबकि नॉन टारगेट स्पीशीज उससे सुरक्षित रहे। तो इसका मतलब है इंटीग्रेशन। इसके बाद पेस्ट की हमने डेफिनेशन और इसके डिटेल में पढ़ा था कि इंसेक्ट की पॉपुलेशन में अकस्मात होने वाले परिवर्तन को या संख्या में वृद्धि को ही जो इकोनॉमिक लेवल पर इकोसिस्टम को, एग्रो इकोसिस्टम को क्षति पहुंचाती है, तो ऐसी इंसेक्ट की पॉपुलेशन को हम पेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये पेस्ट है। एम है मैनेजमेंट, कि किस प्रकार से हम डिसीजन लें कि पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, उसका कब इस्तेमाल करें, कितनी मात्रा में इस्तेमाल करें, इसका मैनेजमेंट प्रॉपर तरीका से रहे, जिसके कारण हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम होता है वो सही तरह से वर्किंग करता रहे। तो इस प्रकार से इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक कंसेप्ट डेवलप की गई, जिसे आईपीएम कंसेप्ट के नाम से जाना जाता है। तो इस आईपीएम कंसेप्ट के अंदर हम क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे वो हम आगे वाले चैप्टर्स के अंदर अध्ययन करेंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो आईपीएम होती है इसका इस्तेमाल करना क्यों, आईपीएम पेस्ट मैनेजमेंट क्यों जरूरी था, क्या कारण रहे थे कि हमें आईपीएम की आवश्यकता पड़ी, उनके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो इसका मतलब है वाई द पेस्ट मैनेजमेंट क्यों जरूरी था। तो पहला पॉइंट है इसका कोलैप्स ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। मतलब पहले जो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड है उसका एक्सेस मात्रा में इस्तेमाल किया जा रहा था, उसके प्रभाव विफल होने लगे, अर्थात इंसेक्ट की पॉपुलेशन कुछ समय के लिए नष्ट होती है, दोबारा से उनके यंग वंस होते हैं, दोबारा से रिसोर्जेंस हो जाते हैं, दोबारा प्रकट हो जाती है। तो इस इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का क्या है प्रभावित हो गया, क्योंकि उस समय पर कुकुरमुक्ते की तरह, मशरूम की तरह पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता था, बहुत तादाद में इनका इस्तेमाल किया जाता था। दूसरा, इससे नॉन टारगेट स्पीसीज भी नष्ट हो जाती थी, इकोसिस्टम्स होता है, एनवायरनमेंट होता है, वो भी पॉल्यूटेड हो जाता था, फूड मटेरियल्स होता है, फूड क्वालिटी होती है, वो भी प्रभावित होती थी। इन सारी चीज़ों के कारण इसके दुष्परिणाम सामने आने लगे। तो हमारा जो कंट्रोल सिस्टम होता है, जो इंसेक्ट को कंट्रोल करने का या पेस्ट को कंट्रोल करने का, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स वगैरह इनका इस्तेमाल करके, वो क्या है कोलैप्स हो गया, वो खत्म हो गया। तो इसके लिए हमें आईपीएम की आवश्यकता पड़ी। तो देखते हैं कि आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड यूज ऑफ द पेस्टिसाइड मशरूम बट with all of the benefits of the use of pesticide, it has diverse adverse side effects not just on humans but also in animal during the massive use of pesticide। मतलब मैसिव यूज, एक्सिस मात्रा में पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करने के कारण ह्यूमंस की नीड की आवश्यकता है, एनिमल्स है, उन पर उनका बैड इफेक्ट सामने आने लगा। दूसरा, द एनवायरमेंट एंड द पब्लिक हेल्थ, ये भी प्रभावित हुई थी इससे। एंड ओवर रिलायंस ऑन द केमिकल पेस्टिसाइड लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ पेस्टिसाइड रेसिस्टेंस, डेवलपमेंट ऑफ मल्टीपल रेसिस्टेंस। ये सारे दुष्परिणाम पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड के एक्सेस मात्रा में यूज करने के कारण आने लगे, अर्थात रेजिस्टेंसी, पेस्ट के अंदर रेसिस्टेंसी डेवलप हो गई। अर्थात इसके अंतर्गत क्या होता है, जो पेस्टिसाइड इस्तेमाल की जाती थी उनका उस इंसेक्ट की पॉपुलेशन को कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, उनमें क्या है रेसिस्टेंसी डेवलप हो गई थी। डेवलपमेंट ऑफ द मल्टीपल रेसिस्टेंसी, विभिन्न प्रकार के इनमें सिस्टम से डेवलप हो गए जो उसका प्रभाव को निष्फल कर देते थे। इमरजेंसी ऑफ सेकेंडरी पेस्ट एंड मेजर पेस्ट, दूसरा प्राइमरी पेस्ट नष्ट हो जाता था तो सेकेंडरी दूसरे प्रकार की जो स्पीसीज इंसेक्ट होती है उनकी संख्या बढ़ जाती थी, उन पर कंट्रोल नहीं रहता था, वो पेस्ट के रूप में काम कर लेता था। तो सेकेंडरी पेस्ट का इमरजेंसी हो गई थी, यहाँ पर इमरजेंस हो गए थे, नए प्रकट हो गए थे जो मेजर पेस्ट के रूप में काम करने लगे। रिसोर्जेंस ऑफ द पेस्ट, दोबारा से एक बार तो नष्ट हो गए लेकिन उनके यंग वंस है उन पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, तो देखा गया कि दोबारा से उन स्पीसीज की नए इंसेक्ट होते हैं वो डेवलप हो गए थे। एलिमिनेशन ऑफ नेचुरल एनिमीज ऑफ पेस्ट, उन पेस्ट को क्षति पहुंचाने वाले जो प्रीडेटर्स इंसेक्ट होते हैं जिनको नेचुरल एनिमीज कहते हैं, वो क्या नॉन टारगेट स्पीसीज होती है, उन पर हम नष्ट नहीं करना चाहते, लेकिन उन इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड के इस्तेमाल से वो नष्ट हो गए। तो नेचुरली जो इंसेक्ट की पॉपुलेशन होती है जो पेस्ट का रूप धारण करेगी, क्योंकि उनके नेचुरल एनिमीज होते हैं एनवायरनमेंट से डिफ्लीट हो गए या नष्ट हो गए। हैजार्ड टू द नॉन टारगेट स्पीसीज, नॉन टारगेट जिस स्पीसीज को इंसेक्ट को हम मारना नहीं चाह रहे थे वो भी इंसेक्टिसाइड के साथ साथ जो हानिकारक है उनके साथ नष्ट हो गए थे। हैजार्ड टू एग्रीकल्चर वर्कमैन और डेली सीरियस इफेक्ट ऑन द
एनवायरनमेंट, जो एग्रीकल्चर में काम करने वाले उनके स्वास्थ्य पर इसका बैड इफेक्ट पड़ने लगा, तो एनवायरनमेंट में इसका पॉल्यूशन बढ़ने लगा। तो ये सारे कारण हैं जिसके कारण हमारा जो पहले का जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज करते थे अधिक मात्रा में, वो क्या है, कोलैप्स हो गया, नष्ट हो गया। अब देखते हैं कि किस प्रकार से अब इंसेक्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए कि हम अपनी फसल को, एनवायरनमेंट को इन इंसेक्ट की पॉपुलेशन से बचाया जा सके। तो नेक्स्ट फेज पे आता है फेज ऑफ द क्रॉप प्रोटेक्शन। फेज ऑफ द क्रॉप प्रोटेक्शन या कोलैप्स ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। इसके अंदर स्मिथ ने क्या बताया, इसको दो भागों में बांटा गया था, सब्सटेंसेस फेज और एक्सप्लॉटेशन फेज। सब्सटेंसेस फेज के अंतर क्या होता है, इसके अंतर्गत जो हम एग्रीकल्चर करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, वो क्या है, एक सीमित एरिया के अंदर करते हैं। क्रॉप का जो प्रोडक्शन करते हैं वो बहुत कम सीमित एरिया के अंतर्गत करते हैं। उनका जो प्रोडक्शन होता है वो क्या कम मात्रा में होता है, वो बाजार या मार्केट तक नहीं पहुंच पाता है। जहां पर वो प्रोड्यूस होता है वहां के लोगों के द्वारा कंज्यूम कर लिया जाता है, क्योंकि इस प्रकार के कल्टीवेशन में किसी प्रकार की पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं होता है। दूसरा, वहाँ पर पाए जाने वाले जो इंसेक्ट होते हैं वो कम डेवलप होते हैं, कम संख्या में होते हैं। उनको वहाँ के रहने वाले लोगों के द्वारा, हाथों के द्वारा चुन करके वैसे नष्ट कर दिया जाता था। तो इस प्रकार से ये कम एरिया के अंदर जिसका जो कल्टीवेशन होता था वो सीमित मात्रा में, कम मात्रा में होता था, जो वहाँ के लोगों के द्वारा कंज्यूम कर लिया जाता था। द क्रॉप इज यूजुअली ग्रो अंडर द नॉन इरिगेटेड कंडीशन। Crop does not enter the work market and is consumed in the village or bartended in the marketplace. Crop yield are low, यहाँ पर प्रोडक्शन लो होता था। Crop protection is throughout the natural control, hand picking and host plant resistance. Other cultural practices real the insecticide use. यहाँ पर जो नेचुरल इंसेक्ट की पॉपुलेशन होती है उसको कंट्रोल करने के लिए जो नेचुरल तरीका अपनाए जाते थे, हैंड पिकिंग के द्वारा उनको नष्ट कर देते थे, नेचुरल कंट्रोल के द्वारा, होस्ट प्लांट की रेसिस्टेंसी के द्वारा, दूसरे कल्चरल प्रैक्टिसेस के द्वारा उनको नष्ट कर दिया जाता था। और यहाँ पर इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल होता है वो रेयरली या नहीं के बराबर होता था। सेकेंड है एक्सप्लोटेशन फेज। इस के अंदर क्या होता है, एक्सप्लोटेशन फेज के अंतर्गत क्या होता है, जो पहले की तुलना में जो एग्रीकल्चर या क्रॉप प्रोडक्शन किया जा रहा था अब वो विस्तृत क्षेत्र या बड़े एरिया में किया जाने लगा, जिसके कारण डिफॉरेस्टेशन किया गया, जंगलों को काटा गया और अब वहाँ पर अधिक मात्रा में क्रॉप का प्रोडक्शन होने लगा। एक नए प्रकार का इकोसिस्टम डेवलप हो गया। वहाँ पर इंसेक्ट की पॉपुलेशन थी, उनको खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में पैलेटेबल भोजन पदार्थ मिलने लगा। दूसरा, इसमें जो क्रॉप का प्रोडक्शन होता है वो अत्यधिक मात्रा में होने लगा और जो प्रोडक्शन होता है वो मार्केट में पहुँचने लगा, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या ट्रांसपोर्ट होने लगा। दूसरा, यहाँ पर अब इस प्रकार के अधिक मात्रा में प्रोडक्शन के लिए क्या है, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड है, उनका इस्तेमाल किया जाने लगा। ठीक है। द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज द फ्रॉम सब्सटेंस लेवल टू द हायर सो एज टू द रीच द मार्केट। पेस्ट कंट्रोल solely different to the chemical pesticide. These used to the intensively upon the fixed intervals. Chemical control measure were exploited to the maximum extent where in the new synthetic insecticides. And new method of application interview as the pesticide result in the high yield. यहाँ पर प्रोडक्शन अधिक मात्रा में होने लगा। तो पेस्ट होता है वो मार्केट में पहुंचेगा तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी क्या है, फैलेगा। नेक्स्ट आता है क्राइसिस फेज, जो एक विकट परिस्थिति हो जाती है यहाँ पर। आफ्टर द फ्यू ईयर द एक्सप्लॉटेशन फेज, मोर फ्रिक्वेंट एप्लीकेशन ऑफ पेस्टिसाइड और हायर डोजेज ऑफ नीड टू द ऑब्टेन द इफेक्टिव कंट्रोल। अब देखा गया है कि जो पहले एक्सप्लॉटेशन फेज थी वहाँ पर पेस्टिसाइड का अधिक मात्रा में इस्तेमाल किया जा रहा था। अब क्राइसिस फेज के अंदर क्या होता है, अधिक मात्रा में जो इंसेक्ट की पॉपुलेशन बढ़ती है तो उनको क्या है नष्ट करने के लिए अधिक डोज मात्रा में क्या है पेस्टिसाइड की दी जाने लगी। तो ये क्राइसिस फेज हो गई थी यहाँ पर। एन इंसेक्ट पॉपुलेशन ऑपर रिसर्ज rapidly after the treatment and the pest population gradually become the tolerant to the pesticide. यहाँ पर देखा गया कि एक बार नष्ट होने के बाद पेस्ट दोबारा प्रकट हो जाते हैं तो अधिक मात्रा में इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हुआ और देखा गया कि वो कुछ समय बाद उसके प्रति भी क्या हो गई, टॉलरेट हो गई थी, उनका कोई इफेक्ट उन पर नहीं हो रहा था। तो ये क्राइसिस फेज यहाँ पर आ जाती है। तो देखा जाता है कि अब इस समस्या से कैसे छुटकारा पाया जाए। इन सारी चीज़ों को देखते हुए क्या है IPM डेवलप की गई, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जिसके अंतर्गत देखो पेस्ट रिसर्जेंस है,
पेस्ट रेसिस्टेंसी टू द इंसेक्टिसाइड, ये सारी समस्याएं होती हैं, इनसे किस प्रकार से निजात पाई जाए। चेंज ऑफ द पेस्ट स्टेटस, जो इंसेक्ट की पॉपुलेशन होती है वो पेस्ट का रूप धारण कर लेती है। इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द कॉस्ट, अब जो फसल प्रोड्यूस की जा रही थी पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करके वो क्या उनका जो कॉस्ट होती है, लागत होती है वो बढ़ जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती है कि एनवायरनमेंट भी क्षति पहुंचती है, अधिक मात्रा में हम प्रोडक्शन करें तो अधिक मात्रा में इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। पेस्ट की पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, तो ये क्राइसिस फेज होती है कि अब इनको कैसे कंट्रोल किया जाए इंसेक्ट की पॉपुलेशन को। क्राइसिस फेज के बाद आता है डिजास्टर फेज। अब इस डिजास्टर फेज के अंतर क्या होता है कि लगातार हम इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करें तो क्रॉप प्रोड्यूस करने की जो लागत होती है वो क्या है, बहुत अधिक बढ़ गई उसकी कॉस्ट, तो उसका प्रॉफिट होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, तो प्रॉफिट होता है वो क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो अब देखते हैं कि दूसरा क्रॉप जो प्रोडक्शन होता है वो फेल हो जाता है, तो ये मार्केट में उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज किया जा रहा है। तो इस प्रकार से ये डिजास्टर फेज हो गई जिसमें लागत ज़्यादा और प्रॉफिट कम हो गया था। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड कंट्रोल फेज। दिस इज फेज एट द एम टू गिव द कंट्रोल मेजर टू द ऑप्टिमम एंड नॉट टू मैक्सिमम वट मैनेजमेंट एक्सेप्टिंग फॉलोड द अवॉइड क्राइसिस एंड डिजास्टर फेज बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द रिसोर्सेज। अब देखा गया कि ये सारी ऊपर की जो स्टेप्स थी, डिजास्टर फेज है, दूसरा क्राइसिस फेज है, अब इससे कैसे छुटकारा पाया जाए कि हमको क्रॉप की लागत कम हो जाए और प्रॉफिट बढ़ जाए। तो इसके लिए इंटीग्रेटेड पेस्ट सिस्टम को लागू करना जरूरी हो गया था। क्या कारण थे जिसके लिए हमें ये जरूरी करने पड़े, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, पेस्ट मैनेजमेंट कंसेप्ट इज फॉलो टू द अवॉइड द क्राइसिस और डिजास्टर बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द रिसोर्सेज। कि जो डिजास्टर फेज थी और क्राइसिस फेज थी उसको कैसे कम किया जाए या अवॉइड किया जाए, तो कॉम्बिनेशन ऑफ द रिसोर्सेज का आपस में क्या है, कॉम्बिनेशन करना जरूरी हो गया था। एनालिसिस ऑफ द इको फैक्टर्स, इकोसिस्टम के टेम्परेचर ह्यूमिडिटी उसको एनालाइज किया गया कि किस प्रकार से ये इंसेक्ट होते हैं, पेस्ट बन जाते हैं, इनकी संख्या को किस प्रकार से कंट्रोल रखा जाए जिससे एनवायरनमेंट को भी क्षति नहीं हो, लागत भी कम हो। ऑप्टिमम ऑफ द टेक्निक्स, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द टेक्निक्स, जो टेक्निक्स अप्लाई की जा रही है उसमें किस प्रकार के मॉडिफिकेशन चेंजेस किए जाए जिससे लागत बचे, लागत कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द रिस्टोरिंग द पेस्ट एंड मैनेजमेंट लेवल, इसका मतलब जो इंसेक्ट की पॉपुलेशन होती है वो पेस्ट में कन्वर्ट नहीं हो, उसको ऑप्टिमम लेवल पर ही कंट्रोल किया जाए। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए ज़रूरी हो गया कि किस प्रकार से इंसेक्ट को या उसके इंसेक्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही IPM का डेवलपमेंट हुआ, इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट का, और इसी के आधार पर क्या हुआ कि हमें IPM कंसेप्ट सामने आई। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल कंटामिनेशन, ये आपको पहले बता चुका है, जब अधिक मात्रा में इंसेक्ट पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स का यूज़ करेंगे तो एनवायरनमेंट को तो क्षति पहुंचेगी, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए कंसेप्ट ऑफ द IPM आई। अब इससे कंसेप्ट ऑफ IPM के अंदर क्या चीज़ें होती है वो हम नेक्स्ट के वीडियो में पढ़ेंगे कि कंसेप्ट ऑफ IPM क्या होती है।